नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अरुण सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ व्यू करियर में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस इन इंडिया। मतलब स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि और लिपि का मतलब होता है लिखने की शैली से। वहीं अगर बात करें लैंग्वेजेस की तो लैंग्वेजेस का मतलब होता है भाषा और भाषा का मतलब है बातचीत करने की शैली। तो दोस्तों, भारत में इनका उदय कैसे हुआ, कैसे इनकी शुरुआत हुई, जैसे कि अगर बात करें हम हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, ये भाषाएं और इनके लिखने की शैली यानी कि स्क्रिप्ट कहाँ से आई है, इनका उदय कहाँ से हुआ है, इस टॉपिक को आज हम सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, AICTE ने इंजीनियरिंग सिलेबस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऐड किया है, दैट इज़ इंडियन हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कल्चर एंड सोसाइटी। और यह टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस इन इंडिया इसी सब्जेक्ट की यूनिट 2 का एक टॉपिक है। और यह सब्जेक्ट और यह टॉपिक सिविल सर्विसेज की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर कंपटीशन की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर ये टॉपिक अच्छा लगे, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो अब आपका समय ज़्यादा न लेते हुए सीधे चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर की ओर। ओके, सो इवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस इन इंडिया, यानी कि भारत में स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस के उदय को समझने के लिए, उनके डेवलपमेंट को समझने के लिए पहले हमें स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस के बीच में डिफरेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट की बात करते हैं। सो स्क्रिप्ट्स आर राइटिंग सिस्टम। स्क्रिप्ट्स क्या है? लिखने की प्रणाली है, लिखने की एक पद्धति है, एक सिस्टम है। दैट अलाउ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ लैंग्वेज वाया अल्फ़ाबेट सेट्स। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स लेख, जो हमें वेद पुराण में जो लिखे हुए हमें जो किताबें मिली हैं, जो भी हमें लेख मिले हैं, उसके आधार पर जो डेफिनेशन है वो क्या है कि स्क्रिप्ट्स आर राइटिंग सिस्टम दैट अलाउ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ लैंग्वेज वाया अल्फ़ाबेट सेट्स। यानी कि अल्फ़ाबेट सेट्स का प्रयोग करके, अल्फ़ाबेट सेट्स क्या होते हैं? जैसे कि का, खा, गा, घा, अंगा, ये हिंदी के अल्फ़ाबेट सेट्स हैं। इंग्लिश की बात करेंगे तो ABCDE, ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सेट्स हैं। तो अगर हम अल्फ़ाबेट सेट्स का यूज़ करके जो भी हम अपनी भाषा में जो भी हम लिखने के लिए सोचते हैं, तो वो जो हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट्स। सो स्क्रिप्ट्स आर राइटिंग सिस्टम दैट अलाउ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ लैंग्वेज वाया अल्फ़ाबेट सेट्स। नाउ आप बात करते हैं लैंग्वेजेस की। सो अ लैंग्वेज इज़ अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज भी एक मेथड है। किसका मेथड है? कम्युनिकेशन का और कन्वर्सेशन का। कम्युनिकेशन मीन्स किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना, किसी सूचना को क्या करना? शेयर करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। फॉर एग्जांपल, अगर हमें तमिल में यानी कि तमिलनाडु में अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो हमें तमिलनाडु की लोकल लैंग्वेज हमें पता होनी चाहिए, तमिल भाषा में पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ मैं वहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाऊँगा। ठीक है ना? सो कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए जो भी हमें एक मेथड की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी हमें एक सिस्टम रिक्वायर्ड होगा, वो होगा लैंग्वेज। सिमिलरली कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत, अगर हमें किसी दूसरे बंदे से या किसी दूसरे पर्सन से हमें बातचीत करनी है तो भी हमें एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि अगर तमिल स्टूडेंट से हमें बात करनी है या फ्रेंड से बात करनी है तो हमें तमिल भाषा का आना बहुत ज़रूरी है। गुजराती पर्सन से अगर हमें बात करना है तो हमें गुजराती लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कोई ब्रिटेन या ब्रिटिश का कोई पर्सन है उससे बात करना है तो हमें इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। तो कन्वर्सेशन के लिए हमें एक लैंग्वेज का पता होना बहुत ज़रूरी है। सो लैंग्वेज इज़ अ मेथड ऑफ अ कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन। नाउ स्क्रिप्ट शुड हैव इंडिविजुअल कैरेक्टर्स to denote the words, phrase, idioms, grammars of a language for reading and writing। स्क्रिप्ट में क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल करेक्टर्स होने चाहिए ताकि हम वर्ड्स को फॉर्म कर सकें, हम आइडियम को फॉर्म कर सकें, ग्रामर की हेल्प से हम क्या कर सकें? लिख सकें और पढ़ सकें। सो करेक्टर क्या क्या होंगे? आइए देखते हैं। दीज करेक्टर्स आल्सो ऑफन इंक्लूड लेटर्स एंड नंबर। इन करेक्टर में क्या होंगे? लेटर्स होंगे, नंबर होंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया, का, खा, गा, घा, ये हिंदी के लेटर्स हैं, ABCDE ये हमारे इंग्लिश के लेटर्स हैं। तो एक स्क्रिप्ट के लिए हमें लेटर्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, नंबर्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें का, खा, गा, घा का ज्ञान नहीं होगा, हमें ABCD का ज्ञान नहीं होगा तो हम लिख नहीं सकते। हम ना एप्पल लिख पाएंगे, ना ही हम कोई भी हिंदी का वर्ड लिख पाएंगे। ठीक है? तो लिखने के लिए और पढ़ने के लिए लेटर्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? स्क्रिप्ट शुड हैव इंडिविजुअल कैरेक्टर। स्क्रिप्ट में क्या होते हैं? इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं और उन कैरेक्टर का ज्ञान
हुए बिना हम स्क्रिप्ट को ना ही पढ़ पाएंगे और ना ही हम लिख पाएंगे। नाउ एग्जाम्पल ऑफ स्क्रिप्ट की अगर बात करें सो देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स, जैसे कि देवनागरी स्क्रिप्ट, जो संस्कृत भाषा है वो देवनागरी स्क्रिप्ट से ही ली गई है। सिमिलरली लैटिन स्क्रिप्ट, जैसे कि आपने टाइम्स इन रोमन यूज़ किया होगा, कैलिबर फॉन्ट यूज़ किया होगा, ये लैटिन स्क्रिप्ट से लिए गए हैं। सिमिलरली अरेबिक स्क्रिप्ट हो गया, ब्राह्मी स्क्रिप्ट हो गई, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्क्रिप्ट्स। नाउ अब बात करते हैं लैंग्वेज की। सो लैंग्वेज शुड हैव वर्ड्स, लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए, फ्रेजेस, आइडियम्स एंड अ स्ट्रक्चर, ग्रामर स्ट्रक्चर टू कम्युनिकेट। लैंग्वेज में क्या क्या होना चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए, फ्रेज होना चाहिए, ईडियम्स होंगे और ग्रामर स्ट्रक्चर होंगे, तभी हम अपनी भाषा में कम्युनिकेट कर सकते होंगे। तो लैंग्वेज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड से ही फ्रेज बनते हैं, फ्रेज से ईडियम बनते हैं और ईडियम में अगर हम ग्रामर को इन्वॉल्व करते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है और सेंटेंस जब हमारा बनता है तो हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो लैंग्वेज के लिए वर्ड इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे कोई भी नॉलेज नहीं होती, ना ही उसे लेटर की नॉलेज होती है, ना ही उसको वर्ड्स की नॉलेज होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो वर्ड सीखते जाता है और जैसे जैसे वो वर्ड सीखता जाता है वो अपनी लोकल लैंग्वेज को बोलने में सक्षम रहता है। लेकिन उसे लिखने और पढ़ने का ज्ञान नहीं होता है तब तक जब तक कि वो लेटर्स को समझ नहीं लेता है, लेटर्स का वो ज्ञान नहीं ले लेता है। तो अगर हमें स्क्रिप्ट, अगर हमें कुछ लिखना है, अगर हमें कुछ पढ़ना है, यानी हमें एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है, तो उसके लिए हमें लेटर्स का ज्ञान होना और नंबर्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लेटर और नंबर से ही वर्ड बनते हैं और वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से ईडियम और ईडियम में अगर हम ग्रामर यूज़ करते हैं तो पूरा सेंटेंस बनता है। तो स्क्रिप्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लेटर्स और नंबर्स का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लैंग्वेज के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ड चाहिए। अगर हम वर्ड सीख लेते हैं और उसमें थोड़ी बहुत ग्रामर लगा लेते हैं तो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में या जिस भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो लैंग्वेज के लिए वर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। नाउ एग्जाम्पल की अगर बात करें सो हिंदी इज़ अ लैंग्वेज, संस्कृत इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ लैंग्वेज, तमिल हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेजेस। नाउ अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब आप कहेंगे कि सर ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे कैसे आ गया। तो दोस्तों जैसा कि टॉपिक है कि इवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस इन इंडिया, यानी कि भारत में लिपि और भाषा का उदय कहाँ से हुआ है, इसको समझने के लिए पहले हमें इंडियन हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, उसके क्लासिफिकेशन को समझना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन है वो भी स्क्रिप्ट के आधार पर किया गया है। तो हमें स्क्रिप्ट के उदय को समझने के लिए पहले हमें इंडियन हिस्ट्री का थोड़ा सा ब्रीफ में क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, थोड़ी सी हिस्ट्री में पता होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इस टॉपिक को रखा है। तो आइए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास का वर्गीकरण कैसे हुआ है। सो भारतीय इतिहास का वर्गीकरण टोटल 3 प्रकार से हुआ है। जैसा कि पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट्स रिसीव्ड, प्राप्त लिखित आलेख और लिपि के आधार पर भारत की इतिहास का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण किया गया है। तो अगर हम इस क्लासिफिकेशन को समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट रिसीव्ड, यानी कि इस प्राप्त लिखित आलेख और लिपि के आधार पर जो भारत के इतिहास का जो वर्गीकरण हुआ है, अगर इसको हम समझ लें तो हम स्क्रिप्ट का उदय कहाँ से हुआ है, किस काल से हुआ है, इतिहास में कहाँ से स्क्रिप्ट के बारे में हमें जानकारी मिलना चालू हो गई थी, वो हमें ज्ञान हो जाएगा। तो इवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस इन इंडिया को हम ईजिली समझ पाएंगे, ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता और शासन के आधार पर भी भारतीय इतिहास का क्लासिफिकेशन किया गया है। और तीसरा है बेस्ड ऑन थॉमसन 1820 में जो मटेरियल म्यूज़ियम में रखे गए थे, यानी जैसे से हमें मटेरियल मिले, जिस समय के टाइम पे जो हमें मटेरियल मिला उसके आधार पर थॉमसन ने 1820 में एक क्लासिफिकेशन दिया था इंडियन हिस्ट्री का, तो उसके आधार पर वर्गीकरण हुआ है। तो जो इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए वो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट रिसीव्ड, प्राप्त लिखित आलेख और लिपि के आधार पर जो भारतीय इतिहास का क्लासिफिकेशन है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो हमें पूरा क्लासिफिकेशन का पता होना जरूरी है। तो हम इस टॉपिक के साथ साथ हम बाकी 2 क्लासिफिकेशन को भी डिटेल में पढ़ लेंगे, तो हमारी नॉलेज ही बढ़ेगी। यानी हमारे नॉलेज के लिए ये पूरा टॉपिक एक साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए 1 बाय 1 तीनों क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा है, पहला क्लासिफिकेशन है, ये आपको याद रखना है। चलिए तो पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट रिसीव्ड, यानी कि प्राप्त लिखित आलेख लिपि के आधार पर भारतीय इतिहास को टोटल 3 भाग में डिवाइड किया गया है। लिपि के आधार पर जो भी हमें आलेख मिले हैं, जो भी हमें लिपि मिली है, उसके आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। सेकंड है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम
प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, और लास्ट है, थर्ड है हमारा ऐतिहासिक काल, जिसे हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। नाउ बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल था जिस समय के मनुष्य ने ना तो कुछ लिखा था ना ही कुछ पढ़ा था। यानी इस समय में ना तो कुछ लिखा गया ना ही कुछ पढ़ा गया, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल में स्क्रिप्ट का कोई भी ज्ञान नहीं था किसी भी व्यक्ति को यहाँ, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में स्क्रिप्ट का उदय नहीं हुआ था। और प्राग ऐतिहासिक काल को ही हम कहते हैं पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज। यानी ये वो समय है जिस समय का मनुष्य पत्थरों का यूज़ करता था, पत्थरों से औजार बनाता था, उसी से शिकार करता था और अपना जीवन यापन करता था। सो प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जिस समय का मनुष्य ने ना तो कुछ पढ़ा ना तो कुछ लिखा, और वो पत्थरों का यूज़ करके अपना जीवन यापन करता था, उसे हम पाषाण काल कहते हैं। तो ये इंडियन स्क्रिप्ट के उदय का काल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय का मनुष्य ने ना तो कुछ पढ़ा ना तो कुछ लिखा, तो कोई स्क्रिप्ट मिली ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। यह वो समय है जिस समय का मनुष्य ने अपनी भाषा में लिखा, लेकिन आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, उसे हम समझ नहीं पाए हैं। राइटिंग बट नॉट कुड बी रीड एंड डिकोड। ना तो हम पढ़ पाए हैं ना तो हम समझ पाए हैं, लेकिन इस समय में लिखा गया। जब लिखा गया तो स्क्रिप्ट भी होगी। तो इस समय की हमें कई सारी स्क्रिप्ट मिली हैं जो खुदाई हुई है। ठीक है, तो ये कौन सा समय है? ये है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का समय, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बहुत सारी स्क्रिप्ट मिली हैं, लेकिन जो भी स्क्रिप्ट मिली हैं उसे आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। तो इस काल को भी हम अपनी भारतीय स्क्रिप्ट का उदय नहीं मान सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक काल, और यह वो काल था जिस समय के मनुष्य ने जो लिखा उसे हम पढ़ भी पाए हैं और उसे हम समझ भी पाए हैं, और इसी वजह से इसी काल को हम भारतीय इतिहास के स्क्रिप्ट का उदय काल मानते हैं। और ये कौन सा काल था? ये था वैदिक काल, यानी कि आर्यों का समय, यानी कि हमारे पूर्वजों का समय। यह वो समय था जिस समय का मनुष्य ने लिखा भी, और जो लिखा उससे हम पढ़ भी पाए हैं और समझ भी पाए हैं, और उसी को हम आज यूज़ भी करते हैं। सो ऐतिहासिक काल को, यानी कि वैदिक काल को, भारतीय इतिहास के स्क्रिप्ट का उदय काल हम मानते हैं, और यहीं से भारतीय इतिहास के स्क्रिप्ट का उदय हुआ है। चलिए आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चूँकि क्लासिफिकेशन टॉपिक को स्टार्ट ही किया है, तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अदर दो क्लासिफिकेशन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड बेस्ड ऑन थॉमसन। सो ऑन द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता शासन के आधार पर भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राचीन भारत, जिसे हम हिंदू संस्कृति का भारत भी कहते हैं, यानी कि वो समय था जिस समय हिंदू संस्कृति का प्रभुत्व था, सनातन संस्कृति का प्रभुत्व था। सिंधु सभ्यता इसी समय का के अंतर्गत आता है, इसी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। सिंधु सभ्यता हो गई, वैदिक काल हो गया हमारा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी प्राचीन भारत का ही समय था। हर्यवंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये हिंदू संस्कृति के ही समय के वंश थे हमारे। मौर्य काल, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश एंड गुप्त वंश, ये सभी प्राचीन भारत के समय के वंश थे, काल थे, और ये इन सभी में हिंदू संस्कृति का बोलबाला था, यानी सभी हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए सारे समय थे, यानी कि वंश थे। अगला क्लासिफिकेशन है मध्यकालीन भारत। यह वो समय था जिस समय इस्लाम का प्रभुत्व था, यानी कि मुगलों का शासन था। और सबसे पहला जो मुगल भारत में आया था वो था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक लुटेरा था, 712 ईस्वी में आया था और लूट करके वापस चला गया था। उसके बाद महमूद गजनवी आया था, इसने भी भारत में काफ़ी ज़्यादा लूटपाट की और वो वापस चला गया, किसी ने भी शासन नहीं किया। लेकिन बाद में आया मोहम्मद गौरी, इसने भी शासन नहीं किया, सिर्फ ये लूट करके अपने देश चला गया। लेकिन चूँकि गौरी का कोई पुत्र नहीं था, मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, इसके 3 प्रमुख गुलाम थे, ताजुद्दीन यल्दोज, नसरुद्दीन कुबाचा एंड कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि सबसे प्रिय गुलाम था गौरी का, उसने कुतुबुद्दीन को भारत का सम्राट दिया, और कुतुबुद्दीन ने ही भारत में गुलाम वंश की स्थापना की, और उसके बाद से ही गुलाम वंश भारत में ने अपना साम्राज्य फैला लिया। तो मध्यकालीन भारत वो समय था जिस समय इस्लाम का प्रभुत्व था, यानी कि मुगलों का शासन था। अगला क्लासिफिकेशन है आधुनिक भारत। यह वो समय था जब ईसाइयों का प्रभुत्व था, यानी कि अंग्रेजों का प्रभुत्व था, अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था। और इसे हम 1857 की ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के भारत की आज़ादी तक के समय को हम आधुनिक भारत कहते हैं। अब आप कहेंगे सर कि 1857 से पहले भी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यानी कि अंग्रेजों का शासन था, लेकिन 1857 की क्रांति से पहले कंपनी रूल था और भारतीय राजा कंपनी के अधीन ही शासन करते थे। यानी कि 1857 से पहले शासन तो भारतीय राजा करते थे, लेकिन वो कंपनी के इशारों पर करते थे, कंपनी के गुलाम
बनकर करते थे। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई और वो विफल हो गई तो उसके बाद ब्रिटिश ने कंपनी से शासन छीन करके खुद अपना शासन प्रारंभ कर दिया था और राजाओं से अधिकार पूरी तरीके से छीन लिए थे। इसी वजह से 1857 की क्रांति के बाद से ईसाइयों का प्रभुत्व यानी कि अंग्रेज़ों का शासन माना जाता है। और कब तक माना जाता है? आज़ादी तक अंग्रेज़ों का शासन माना जाता है और इसे आधुनिक काल यानी कि आधुनिक भारत कहा जाता है। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन। अब बात करते हैं मटेरियल के आधार पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है जिसे थॉमसन ने 1820 में किया है। सो थॉमसन 1820 के आधार पर डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में रखे सामग्री के आधार पर थॉमसन ने भारतीय इतिहास को कुल 4 काल में डिवाइड किया है। पहला है पाषाण काल यानी कि पत्थरों का काल जिसमें पत्थरों का प्रयोग हुआ, उस काल को पाषाण काल कहा गया। दूसरा है ताम्र युग, जिस समय में तांबे का प्रयोग हुआ उसे हम ताम्र युग कहते हैं। जिस समय सबसे पहले कांस्य का युग हुआ यानी कि कांस्य का युग हुआ उसे हम कांस्य युग कहते हैं। और चौथा है हमारा लौह युग, जिस समय में लोहे का प्रयोग सबसे पहले हुआ उस युग को हम लौह युग कहते हैं। पाषाण काल हमारा प्राग ऐतिहासिक काल का समय है, जिस समय का मनुष्य ने ना तो कुछ पढ़ा था ना तो कुछ लिखा था, यह वो समय था और इस समय पत्थरों का प्रयोग होता था, पत्थरों के औजार बनते थे, उसी से शिकार होते थे। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, ताम्र युग एंड कांस्य युग ये सिंधु घाटी सभ्यता का समय का युग है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्य युग कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता को ही ताम्र युग कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में ही तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था और कांस्य का सर्वप्रथम प्रयोग मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक काल भी कहते हैं और इस समय के मनुष्यों ने अपने भाषा में और अपने स्क्रिप्ट में लिखा तो सही, लेकिन हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। और चौथा है लौह युग, जिसे हम वैदिक काल युग भी कहते हैं, क्योंकि वैदिक काल में ही सबसे पहले लोहे का प्रयोग हुआ था। लोहे के प्रयोग से फिर औजार बनने प्रारंभ हुए थे और औजार बनने के बाद ही युद्ध होना प्रारंभ हुआ था। सो वैदिक काल को ही लौह युग भी कहा जाता है। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन से हमें ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जो भारतीय लिपि का जो उद्गम है, जो उदय है, जो इवोल्यूशन है, वो ऐतिहासिक काल से या कह सकते हैं वैदिक काल से हुआ है, क्योंकि वैदिक काल के समय में जो मनुष्यों ने लिखा उसको हम पढ़ भी पाए हैं, उसको हम समझ भी पाए हैं और उसे हम आज यूज़ भी करते हैं। तो वैदिक काल ही भारतीय लिपि का उदय काल है। ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन वैदिक काल में कौन सी स्क्रिप्ट यूज होती थी और उसके बाद कैसे क्या लिपि का उदय हुआ है, कौन सी स्क्रिप्ट से क्या बन के आया है, ये आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट यानी कि भारतीय लिपि का विकास, आइए देखते हैं। सो फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग सिस्टम कैन बी सीन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो पहले साक्ष्य मिले हैं हमें, जो रिटन स्क्रिप्ट यानी जो राइटिंग सिस्टम के जो पहले लेख मिले हैं वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमें स्क्रिप्ट मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसे आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से भारतीय इतिहासकार जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को भारतीय स्क्रिप्ट का उदय नहीं मानते हैं। तो फिर कौन सी स्क्रिप्ट है, आइए देखते हैं हम लोग जिससे भारतीय इतिहास का उदय हुआ है। सो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट इज स्टार्टेड फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो भारतीय लिपि का उदय है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से हुआ है। अब ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही भारतीय इतिहास का या भारतीय लिपि का उदय हुआ है, विच इज़ आल्सो कॉल्ड द ओरिजिनेटर ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट। जो भारतीय लिपि का जो ओरिजिनेटर है वो कौन है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। अब ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या है? हालांकि इसका नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ब्राह्मी स्क्रिप्ट मतलब जो ब्राह्मण यानी उस टाइम के जो ऋषि मुनि जिस भाषा में लिखते थे, जिस आलेख से वो लिखते थे, जिस स्क्रिप्ट में वो लिखते थे, उसे हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहते हैं। उस समय के यानी वैदिक काल के ऋषि मुनि जिस भाषा में या जिस करैक्टर को यूज़ करके वो लिखते थे उसे हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि देवनागरी लिपि पर बेस्ड थी या कह सकते हैं संस्कृत भाषा में वो लिखी जाती थी, जिसे हम संस्कृत कहते हैं आज, वही ब्राह्मी स्क्रिप्ट का ही रूप है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द एपिग्राफर यानी कि पूरा लेख शास्त्री द्वारा ऑल इंडियन स्क्रिप्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जैसा मैंने आपको बताया जितनी भी भारत में स्क्रिप्ट यूज़ होती हैं, बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल, ये सभी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही निकल के आई हैं। और ये कौन सी स्क्रिप्ट है? ये हमारी वेदों की स्क्रिप्ट है, जो हमारी वैदिक काल में ऋषि मुनि जो जिस करैक्टर को यूज़ करके लिखते थे वो हमारी, उसे हम वैदिक यानी कि उसे हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहते हैं। ओके, देर आर टू मेन फैमिलीज ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट की दो मेन फैमिली हैं, आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहला है देवनागरी स्क्रिप्ट,
इट इज़ द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। जो उत्तर और जो पश्चिम भारत में जो भाषा बोली जाती है उसका जो बेस है वो है देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी स्क्रिप्ट जो है हमारी वो उत्तर भारत और पश्चिम भारत में यूज़ होने वाली स्क्रिप्ट है, जैसे कि हिंदी है, गुजराती है, बंगाली है, मराठी है, डोगरी है, पंजाबी है, ये सभी देवनागरी स्क्रिप्ट से ही बनी है हमारी भाषाएं। ओके, नाउ जो दूसरी फैमिली है उसे हम कहते हैं द्रविड़ियन स्क्रिप्ट। दिस स्क्रिप्ट इज़ द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो उनका जो बेसिस है वो है द्रविड़ियन स्क्रिप्ट, जैसे कि तेलुगु है, कन्नड़ है। तो जो यानी कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो दो भाग में डिवाइडेड है, उत्तर और पश्चिम भारत और दक्षिण और पूर्वी भारत। ओके, तो जो हमारा उत्तर और पश्चिम भारत में जो स्क्रिप्ट यूज होती है वो देवनागरी स्क्रिप्ट है, जिससे हमारी संस्कृत भाषा, यानी कि देवनागरी स्क्रिप्ट मतलब संस्कृत भाषा। देवनागरी स्क्रिप्ट में जो हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं वो है हमारी संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा से ही हमारी ये गुजराती, हिंदी और मराठी है, बंगाली है, डोगरी है, पंजाबी है, ये सभी संस्कृत भाषा से ही बनी हुई भाषाएं हैं, और संस्कृत भाषा ये हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ओके, और जो हमारी दूसरी है फैमिली वो द्रविड़ियन स्क्रिप्ट है, द्रविड़ियन लिपि है, जो कि साउथ में यूज़ होती है। तेलुगु भाषा और कन्नड़ भाषा में जो हम लिपि यूज़ करते हैं वो हमारी द्रविड़ियन लिपि है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट की दो फैमिली हैं। अब ये दो फैमिली कैसे बनी, तो उस समय यानी कि वैदिक काल में जो ऋषि मुनि जो लिपि यानी कि जो स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, जिस स्क्रिप्ट में वो लिखते थे, यानी संस्कृत स्क्रिप्ट में जो लिखते थे, जब जैसे फॉर एग्जांपल मैं वहाँ पर गया और ऋषि मुनि से मैंने सीखा, सीखने के बाद जब मैं अपने एरिया में आया तो मैंने अपने एरिया के लोगों को सिखाया, सिखाने के बाद जो उन्होंने सीखा उसे मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखना चालू कर दिया। तो जब मैंने उसे अपनी लोकल हैंड राइटिंग में जब इसको लिखा तो वो नई स्क्रिप्ट के रूप में कन्वर्ट हो गई। जैसे कि कोई साउथ इंडियन जब वो ऋषि मुनि के पास गया और सीखा, सीखने के बाद वो जब साउथ इंडिया में वो अपने वापस आया, जब वहाँ के लोगों को उसने समझाया तो वहाँ के लोगों ने अपनी हैंड राइटिंग में उस स्क्रिप्ट को लिखने लगा। तो हैंड राइटिंग जब वो अपनी हैंड राइटिंग में साउथ इंडियन वालों ने उस स्क्रिप्ट को लिखा तो स्क्रिप्ट का रूप चेंज हो गया। जब वो रूप चेंज हो गया तो उसे नया नाम दे दिया गया, वो हमारी साउथ इंडियन स्क्रिप्ट हो गई। तो ऐसे ही क्या हुआ कि अलग अलग रीजन के लोगों ने जब सीख करके, यानी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से सीख करके जब वो अपने एरिया में गए और वहाँ पर सीखने के बाद जब इसको यूज़ किया, वहाँ के लोगों को समझाया, पढ़ाया, तो जैसा कि 100% तो कोई चीज़ डिलीवर होती नहीं है। अब वो यहाँ से सीख करके 70%, और जब वो अपने एरिया में गए तो वहाँ के लोगों को वो 50% समझा पाए, तो वो 50% ही वो वहाँ पर उसको यूज़ कर पाए। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट इस तरीके से क्या हुई, बदलती चली गई, यानी ब्राह्मी स्क्रिप्ट का रूप बदलता चला गया। लोग सीखते गए, अपने एरिया में गए, वहाँ पर इसको समझाया, उसको जब अपने लोकल हैंड राइटिंग में इसको लिखा तो उसका रूप चेंज हो गया। जब वो रूप चेंज हो गया तो उसका नाम, उस लिपि का नाम बदल करके जो उस लोकल एरिया के लोग थे उसको अपना लिपि उसको कहने लगे। ठीक है ना। इस तरीके से क्या हुआ कि जो भारतीय लिपि है, जो ब्राह्मी लिपि है, वो दो भाग में मेनली डिवाइड हो गई, जिसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं, और दूसरा है हमारा द्रविड़ियन लिपि जो हमारी साउथ में यूज़ होती है। ठीक है, इस तरीके से देवनागरी स्क्रिप्ट की दो फैमिली बन गई। अब ये दो फैमिली है, इसमें कौन कौन सी स्क्रिप्ट आती हैं ये देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो दो मेन कैटेगरी हैं। देवनागरी स्क्रिप्ट जिसमें हमारी संस्कृत भाषा लिखी जाती है, और दूसरी द्रविड़ियन स्क्रिप्ट जो साउथ इंडियन भाषा लिखी जाती है। देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन सी स्क्रिप्ट आती हैं, तो हमारी जो गुप्त स्क्रिप्ट है ये देवनागरी स्क्रिप्ट पर भी बेस्ड है हमारी। इसी तरह से नागरी स्क्रिप्ट है हमारी, बांग्ला स्क्रिप्ट है हमारी, उड़िया स्क्रिप्ट है हमारी, गुजराती स्क्रिप्ट है हमारी, शारदा स्क्रिप्ट है, गुरमुखी स्क्रिप्ट है, ये सभी हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट पर ही बेस्ड हैं। सिमिलरली अगर हम द्रविड़ियन स्क्रिप्ट की बात करें सो हमारा कदम्बा स्क्रिप्ट हो गई, ग्रंथा स्क्रिप्ट हो गई, और ग्रंथा स्क्रिप्ट में आता आपका तमिल हो गई, आपकी मलयालम हो गई, कदम्बा स्क्रिप्ट में आता आपका कन्नड़ हो गई, तेलुगु हो गई, ये सभी हमारी द्रविड़ियन स्क्रिप्ट पर ही बेस्ड हैं। तो दीज आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट इस तरीके से हमारी टूटती चली गई है, अलग अलग एरिया में उसका जो रूप है वो बदलता चला गया है। ठीक है, नाउ अब जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दो मेन हमारी स्क्रिप्ट हैं वो हैं इंडस वैली स्क्रिप्ट एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम दो स्क्रिप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बाकी स्क्रिप्ट अगर आपको जाननी है तो उसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप उस PDF से बाकी स्क्रिप्ट की नॉलेज आप ले सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो हैं, इंडस वैली स्क्रिप्ट एंड जिसे हम हड़प्पा स्क्रिप्ट भी कहते हैं, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग इंडस स्क्रिप्ट और वी कैन से हड़प्पा स्क्रिप्ट। So the Indus script or we can say Hadappan script is a pictorial script। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट थी वो एक पिक्टोरियल स्क्रिप्ट यानी कि चित्रात्मक स्क्रिप्ट थी, यानी कि जो भी हमें
खुदाई से जो भी हमें लेख मिले हैं उसमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, चित्र के ऊपर बहुत सारे सिंबल हैं, करैक्टर्स वगैरह हैं। तो इससे ये चित्रकारों ने ये आइडिया लगाया कि जो उस समय यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय के लोग जो लिखते थे वो पिक्चर के फॉर्म में लिखते थे और उस पिक्चर से कुछ भाव निकल के आता होगा, इसीलिए इसे कहा जाता है भाव चित्रात्मक लिपि। अगर हिंदी में बोलेंगे तो पूरा इसे बोला जाएगा भाव चित्रात्मक लिपि। तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसमें भाव को रिप्रेजेंट करते हुए, चित्रों को यूज़ करते हुए इसमें कुछ लिखने की कोशिश की गई होगी। सो इंडस स्क्रिप्ट आल्सो नोन एज हड़प्पन स्क्रिप्ट इज अ पिक्टोरियल स्क्रिप्ट यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि है विच हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड और डिकोडेड येट, जिसे आज तक कभी डिकोड नहीं किया जा सका है, जिसको आज तक कभी समझा नहीं जा सका है। नाउ इट यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर। जो इंडस स्क्रिप्ट है ये करैक्टर, सिंबल और पिक्चर के कॉम्बिनेशन को यूज़ करता है, यानी कि पिक्चर होगी, पिक्चर के ऊपर कुछ करैक्टर्स होंगे। तो इंडियन स्क्रिप्ट जो है वो करैक्टर, सिंबल्स और पिक्चर्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके लिखी जाती थी विच वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये जो स्क्रिप्ट है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान बनाई गई है, डेवलप की गई है। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये 3500 BC से लेकर के 1500 BC के समय का काल है। ओके यानी कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 3500 BC से प्रारंभ हुई थी और 1500 BC में जाकर के ख़त्म हो गई थी। ठीक है, और इसी समय काल में ही ये स्क्रिप्ट डेवलप की गई है। नाउ इंडस स्क्रिप्ट इज़ नॉन लिंग्विस्टिक। नॉन लिंग्विस्टिक मीन्स आभासी, और आभासी मतलब जिसे भाषा के रूप में प्रयोग न किया जाता और जिसे बोलचाल के रूप में यूज़ न किया जाता उसे कहते हैं नॉन लिंग्विस्टिक। तो जो हमारी हड़प्पा स्क्रिप्ट है वो एक नॉन लिंग्विस्टिक है, यानी कि आभासी है, जिसे बोलचाल के रूप में ये प्रयोग नहीं किया जाता था, सिर्फ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, लिखने के पर्पज़ के लिए इंडस स्क्रिप्ट का प्रयोग होता था। इसीलिए इंडस स्क्रिप्ट को भाव चित्रात्मक स्क्रिप्ट भी कहते हैं। ओके, सो Indus script is non-linguistic script which symbolize the families, clans, gods and religious concepts and are similar to the totem poles। यानी कि जो हमारी इंडस स्क्रिप्ट है वो फैमिली को सिम्बलाइज करती है, वहाँ के साम्राज्य को, यानी कि क्लेंस मतलब साम्राज्य, वहाँ के जो साम्राज्य था, वहाँ का जो शासन था उसको एक्सप्लेन करती है, उसको सिम्बलाइज करती है, वहाँ के भगवान को सिम्बलाइज करती है। यानी कि जो भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी हमें स्क्रिप्ट मिलती हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो इंडस वैली सभ्यता है वो एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता है, यानी कि वहाँ पर देवी की पूजा होती है। तो जो इंडस वैली स्क्रिप्ट है ये देवियों की यानी भगवानों को भी सिम्बलाइज करती है, वहाँ के धर्म को भी सिम्बलाइज करती है। इसके अलावा वहाँ पर कुछ गढ़ चिन्ह स्तंभ मिले हैं जिसमें इंडस वैली स्क्रिप्ट बेस्ड वहाँ पर कुछ लेख मिले हैं हमें। सो इंडस वैली स्क्रिप्ट इज़ नॉन लिंग्विस्टिक स्क्रिप्ट है और ये एक भाव चित्रात्मक लिपि है। ओके, नाउ ये कुछ आपको फोटोज़ वगैरह दिख रहे होंगे जिसमें आप देख सकते हैं ये हाथी बना हुआ है, हाथी चित्र बना हुआ है, उसके ऊपर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। ऐसे ही एक कोई पर्सन है जो कि यहाँ पर दो शेर आपको दिख रहे होंगे तो उसको रोक रहा है, तो यहाँ पर कुछ शक्ति का प्रतीक यहाँ पर हो रहा है, उसके ऊपर कुछ सिंबल भी बने हुए हैं। ये एक सींग का हिरन है या फिर गैंडा है जिसके ऊपर कुछ सिंबल्स वगैरह हैं, कुछ करैक्टर्स वगैरह हैं। ऐसे यहाँ पर एक शेर दिख रहा है जो कि ऊपर कुछ देख रहा है, यहाँ पर कुछ करैक्टर बहुत सारे बने हुए हैं। ये देखिए देवी की मूर्ति एक प्रतिमा टाइप की है जिसके ऊपर कुछ सिंबल्स और कुछ देखिए यहाँ पर गैंडे का चिन्ह भी है, यहाँ पर शेर का भी चिन्ह है, तो ये देवी की प्रतिमा हो सकती है, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं, बहुत सारी पत्थरों की स्लैब्स मिली हैं, बहुत सारे हमें मोहरें मिली हैं जिसमें कुछ चित्र बना हुआ है और उसके कुछ करैक्टर्स, कुछ चिन्ह बने हुए हैं जो कि इंडस वैली स्क्रिप्ट को दर्शाते हैं। तो दिस इज़ एग्जाम्पल और दीज आर दी फोटोज़ ऑफ द इंडस वैली स्क्रिप्ट्स। ओके, नाउ आगे अगर डिस्कस करते हैं तो इंडस इंस्क्रिप्शन यानी कि जो इंडस लेख हैं, दीज आर थॉट टू हैव बीन रिटन मोस्टली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो हमारी इंडस स्क्रिप्ट है वो ऐसा माना जाता है, ऐसा सोचा जाता है कि वो राइट टू लेफ्ट लिखी गई हैं, यानी कि दाएं से बाएं लिखी गई हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा कोई कंफर्मेशन अभी किसी भी इतिहासकार ने नहीं दिया है कि 100% ये हाँ राइट टू लेफ्ट ही लिखी गई हैं। बस एक अनुमान है कि जो हमारी इंडस स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट यानी कि दाएं से बाएं लिखी गई है, जबकि हम लोग जो स्क्रिप्ट लिखते हैं यानी जो हम लोग जिस तरीके से लिखते हैं वो हमारी लेफ़्ट टू राइट है। अगर हम पेज के हिसाब से देखें, अपनी कॉपी में हम जो भी हिंदी इंग्लिश लिखते हैं वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन जो हमारी इंडस स्क्रिप्ट है ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये हमारी राइट टू लेफ़्ट लिखी गई है। ठीक है ना। एक और भाषा है जो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, वह उर्दू भाषा। उर्दू भाषा भी अगर आप पेज में देखेंगे, कॉपी में देखेंगे तो हमेशा राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, लेकिन जो हम लोग भाषा लिखते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, वो लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। अगर आप गौर करेंगे
ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेज में हम, कॉपी में हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन इंडस स्क्रिप्ट जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड इन गुजरात, पर्टिकुलरली धौलावीरा। सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी जो स्क्रिप्ट मिली है वो हमें गुजरात के धौलावीरा में मिली है, ठीक है। वेयर वी फाउंड स्लैब्स ऑफ स्टोन्स, यानी कि पत्थरों की स्लैब्स मिली हैं, इंस्क्राइब्ड विद द इंस्क्रिप्शन विच माइट रिप्रेजेंट नेम प्लेट ऑफ हाउसेस विथ 24 to 34 सिम्बल्स। गुजरात के धौलावीरा में सबसे बड़ी स्क्रिप्ट मिली है और सबसे ज़्यादा स्क्रिप्ट भी हमें गुजरात के धौलावीरा में मिली है, जहाँ पर हमें पत्थरों के स्लैब्स मिले हैं जिसमें 24 से 34 सिम्बल्स मेंशन हैं, और ये अनुमान लगाया जाता है कि ये उस टाइम के घरों के नेम प्लेट्स हो सकती हैं, ठीक है, ये अनुमान है। तो सबसे ज़्यादा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट्स हैं वो गुजरात के धौलावीरा में मिली हैं। तो दीज आर फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू and also for your AQ2 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट, क्योंकि ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही भारतीय लिपि का उदय हुआ है। जितनी भी भारत में लिपियाँ यूज़ होती हैं, जितनी भी भारत में स्क्रिप्ट यूज़ होती हैं, सभी की सभी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही आई हैं। सो ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आइए देखते हैं हम लोग व्हाट इज़ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज़ ओल्डेस्ट इंडियन स्क्रिप्ट, इट केम फर्स्ट इन 300 BC। जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो भारत की सबसे पुरानी स्क्रिप्ट में से माना जाता है, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट 300 BC पूर्व पे आई थी। 300 BC पूर्व मतलब बर्थ ऑफ क्राइस्ट के पहले 300 साल पहले ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट का प्रयोग होता था, ठीक है। विच वाज यूज्ड बाय मौर्यास, पर्टिकुलरली अशोका इन हिज इंस्क्रिप्शन। हालांकि यूज़ तो ऋषि मुनियों द्वारा होता था, लेकिन जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हमें, जो सबसे पहले लेख मिले हैं वो मौर्य काल के समय के लेख मिले हैं, और स्पेशली जो सबसे ज़्यादा लेख मिले हैं वो अशोका के, यानी कि सम्राट अशोक के समय के स्क्रिप्ट मिले हैं। सो ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज़ ओल्डेस्ट इंडियन स्क्रिप्ट, इट केम फर्स्ट इन 300 BC विच वॉज यूज्ड बाय मौर्यास, पर्टिकुलरली अशोका इन हिज इंस्क्रिप्शन। ओके, ब्राह्मी स्क्रिप्ट कन्फर्म टू द स्लैबिक राइटिंग सिस्टम। जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो स्लैबिक राइटिंग सिस्टम पर बेस्ड है, जिसे हम कहते हैं शब्दांश लेखन प्रणाली। यानी कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो शब्दों के लेखन प्रणाली पर बेस्ड है, यानी कि शब्द का यूज़ करके ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। जबकि अगर इंडस वैली स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर पिक्चर्स और सिंबल का प्रयोग करके वो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, और पिक्चर और सिंबल की वजह से उस स्क्रिप्ट को हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। जबकि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इसमें शब्दों का प्रयोग होता था, शब्दों का प्रयोग करके, करैक्टर का प्रयोग करके हम लोग लिखते थे, इसीलिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट को शब्द लेखन प्रणाली कहते हैं। दैट कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड, जिसे हम पढ़ भी पाए हैं और जिसे हम समझ भी पाए हैं, और इसीलिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट को भारतीय लिपि का उदय कहते हैं। यहीं से हमारी जितनी भी लिपियाँ हैं इसी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से बनकर निकली हैं। ओके, नाउ ब्राह्मी इज़ दी ओरिजिनेटर ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट इंडियन स्क्रिप्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही भारतीय लिपि की का ओरिजिनेटर है। जितनी भी स्क्रिप्ट बनी है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही आई हैं, इंक्लूडिंग देवनागरी स्क्रिप्ट है जिसमें हम संस्कृत लिखते हैं, हमारी बंगाली स्क्रिप्ट है, हमारी तमिल है, मलयालम है, सभी हमारी स्क्रिप्ट जो हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही निकली हैं। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप इस एग्जाम्पल से, इस फोटो से आप समझ सकते हैं कि कैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट से बाकी स्क्रिप्ट बनी है। तो देखिए यहाँ पर साइड में आपको इंग्लिश में का खा गा लिखा होगा, का खा गा। अब बंगाल में जो का है वो कैसे लिखा जाता है, देख सकते हैं आप, का पढ़ने में आ रहा है, का लिखा हुआ है, ठीक है। बंगाल में का सिंपली का से तरह लिखते हैं, लेकिन वही उड़िया में जब का लिख रहे हैं तो देखिए ऊपर रा, ऐसे जितनी भी आप, उड़िया बहुत सिंपल है वैसे समझना। उड़िया में जैसे का लिखा गया, का के ऊपर रा उड़ा दिया गया, खा लिखा गया, खा के ऊपर रा उड़ा दिया गया, गा लिखा गया, गा के ऊपर रा उड़ा दिया गया, ठीक है। तो उड़िया में क्या किया, वहाँ के लोगों ने जब ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट सीख करके, कुछ लोग उड़िया के लोग जब सीख करके अपने लोकल एरिया, उन्हें उड़ीसा में पहुँचे होंगे और वहाँ पर जब समझाया होगा, जब उन्होंने अपनी लोकल हैंड राइटिंग लिखा तो उन्होंने क्या किया, हर चीज़ में रा उड़ा दी, तो वो एक नया फॉर्म बन गया ब्राह्मी स्क्रिप्ट का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये उड़िया में वही ब्राह्मी स्क्रिप्ट यानी काका काका कैसे लिखा जाता है, वही जब गुजराती में काका काका लिखा गया तो कैसे लिखा गया, तो ये का है, तो का हम लोग ऐसे लिखते हैं, गुजराती में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। खा ऐसे लिखते हैं हम लोग, और गुजराती में देखिए कैसे लिखते हैं, गा तो देखिए सिंपली पढ़ने में आ रहा है कि गुजरात में भी गा ऐसे लिखते हैं और हम लोग भी ऐसे गा लिखते हैं, ठीक है ना। घा धा हो गया, ये ई होगी, ठीक है। तो ये ना हो गया हमारा। इस तरीके से ये गुजरात में ही काका काका लिखा जाता है, ठीक है। कन्नड़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कन्नड़ में ये काका काका लिखा गया है। आपका कन्नड़ में आप देख सकते हैं गा को उन्होंने पाई बना दिया, ऐसे गा लिखा था, लेकिन उन्होंने जब अपनी हैंड राइटिंग में लिखा तो इसको ऐसे लिख दिया, वो तब से चलता चला आ रहा है। ऐसे तेलुगु में हो गया आपका, देखिए
तेलुगु में देखिए काका काका कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे तमिल में बीच में कुछ वर्ड गायब हैं। ऐसे ये धा है, तो धा देखिए बंगाली में कैसे लिखा गया, उड़िया में कैसे लिखा गया। तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। एग्जैक्टली आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से अलग अलग रीजन में जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के जो लेटर्स वगैरह हैं उसको कैसे लिखे जाते हैं। काका काका अलग अलग रीजन में कैसे लिखा जाता है ये सब कुछ काका है काका ही। अगर हम ये काका काका तेलुगु भाषा में समझ लेंगे तो हम तेलुगु भाषा लिखने लगेंगे, ठीक है ना। अगर हम गुजराती की जो काका काका है इसको हम लोग समझ लेंगे तो गुजराती हम लोग लिखने और पढ़ने लगेंगे। तो अगर आपको मेन जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट का ज्ञान है तो बाकी स्क्रिप्ट का भी आपको बहुत आसानी तरीके से, ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है स्क्रिप्ट्स का। चलिए आगे बात करते हैं। सो इट डेवलप्ड इनटू 2 ब्रॉड टाइप्स। ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये 2 ब्रॉड टाइप में डिवाइड की गई है, इन नॉर्दर्न एंड साउथर्न, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। जो साउथ में ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है उसे देवनागरी स्क्रिप्ट कहते हैं, जो साउथ में यूज़ की जाती है उसे हम द्रविड़ियन स्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ओके, तो इट डेवलप्ड इनटू 2 ब्रॉड टाइप्स इन नॉर्थर्न एंड साउथर्न इंडिया, इन द नॉर्दर्न वन बीइंग मोर एंगुलर। जो नॉर्थर्न यानी कि जो उत्तर वगैरह में, उत्तर भारत में जो स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है वो मोर एंगुलर है, जबकि जो साउथ में जो स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है ब्राह्मी स्क्रिप्ट उसमें वो बहुत ज़्यादा सर्कुलर है। सर्कुलर मतलब वहाँ पर जो लेटर बनाए जाते हैं वो मोस्टली सर्कुलर बनाए जाते हैं, सर्किल के फॉर्म में होते हैं। और जो हमारी उत्तर पश्चिम में जो हमारी स्क्रिप्ट यूज़ होती है उसमें एंगल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, यानी एंगुलर स्क्रिप्ट है, यानी कि जो शेप बनता है वो एंगल के फॉर्म में बनता है। और साउथ इंडिया में जो स्क्रिप्ट बनती है उसमें जो लेटर वगैरह यूज़ होते हैं उसमें सर्कुलर यानी सर्किल का यूज़ ज़्यादा होता है, गोल लेटर बनते हैं, ठीक है। सो इट वाज डेवलप्ड इनटू 2 ब्रॉड टाइप्स इन नॉर्थर्न एंड साउथर्न इंडिया, इन द नॉर्थर्न वन बीइंग मोर एंगुलर एंड साउथर्न वन बीइंग मोर सर्कुलर। ओके, इट वाज डेसिफर्ड इन 1838 बाय जेम्स प्रिंसेप। जो हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये कब डिकोड हुई थी? 1838 में। किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने की थी। ओके ओके, द बेस्ट नोन ब्राह्मी स्क्रिप्शन आर द रॉक कट एडिक्ट्स of the Asoka in north central India dated to the 250 to 232 BCE। यानी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट यानी जो सबसे ज़्यादा नोन जो रिनाउंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो अशोका के जो पिलर वगैरह रॉक कट पिलर मिले हुए हैं उसमें जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही है, और इसीलिए मोस्ट फेमस और वो मोस्ट रिनाउंड स्क्रिप्ट में से माना जाता है। ये जो स्क्रिप्ट है वो 250 से 232 BC के आसपास की स्क्रिप्ट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। यहाँ पर कुछ एग्जांपल अब और दे सकते हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 हैं, तो देखिए अलग अलग भाषा में अलग अलग स्क्रिप्ट में कैसे लिखा जाता है। देखिए बंगला में जीरो तो लगभग सभी में जीरो की तरह ही लिखा जाता है, लेकिन बस मलयालम में आप देख सकते हैं जीरो कैसे लिखा जाता है, और उर्दू में तो जीरो अलग ही तरह से लिखा जाता है, क्योंकि उर्दू जो है वो अरबिक स्क्रिप्ट से आई है, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से नहीं है, तो इसलिए उसका जो जीरो है वो एकदम अलग है, ठीक है। सिमिलरली आप 1 दे सकते हैं, बंगला में 1 कैसे लिखा जाता है, उड़िया में 1 कैसे लिखा जाता है, गुजराती में 1 कैसे लिखा जाता है। तो गुजराती में जो लेटर या जो नंबर लिखे जाते हैं वो लगभग ब्राह्मी स्क्रिप्ट के जस्ट सिमिलर हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अदर भाषा में जो स्क्रिप्ट हैं वो उनके करैक्टर आप नहीं पढ़ पाएंगे अगर आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। जैसे 5 जैसे कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये 6 है उड़िया में, ये 7 है। उड़िया में मोस्टली क्या आता है, उड़ा देने, यानी रा की मात्रा चढ़ा दी जाती है मोस्टली, इसीलिए उसे उड़िया कहा जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ नंबर्स इन अ स्क्रिप्ट। और ये अशोक पिलर है जिसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स के कुछ लेख हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अशोक स्तंभ एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ नंबर सिस्टम इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। सो आशा करता हूँ कि आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट और इंडस स्क्रिप्ट समझ में आई होगी, आपको इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दैट इज़ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।